ठीक, चालू हो चुका है। खाना खा ली सर? नहीं भैया अभी नहीं, पढ़ाने के बाद। खाना वाला काम लास्ट में, क्योंकि पहले खाना खा लेने से क्या होता है ना, नींद बहुत जल्दी आती है। तो खाने से परहेज है, जो भी काम करना पहले काम करिए फिर खाना खाइए, है ना। आप किस क्लास में हैं आकाश? कमेंट करेंगे भैया किस क्लास में है, क्योंकि नाम से तो जान नहीं पाता मैं, चेहरा देख के पहचान जाता हूँ। आकाश कुमार, खा लीजिए, 7 बज गए। भैया 7 बजे का यूट्यूब पे लाइव आने का समय है, 7 बजे यूट्यूब पे लाइव आने का समय है, ठीक है। खाने वाला काम बाद में, पहले पढ़ाई का काम फिर खाना बाद में, ओके। तो चलिए शुरू करते हैं। 2024 के जो ये अनसॉल्व्ड क्लास 10th का 2024 के 25 के सातों सेट हो चुके हैं। 2024 के हम सेट करवाने जा रहे हैं, सेट नंबर 1 और सेट नंबर 2। तो सेट नंबर 1 का एक बार चेक कर लें, सेट नंबर 1 ही है। 2000 सेट नंबर 7 एंड हाँ 2024 का सेट नंबर 1 824 IJ का हाल है और बताइए। ठीक है भैया, ठीक है, हाल चाल ठीक है। सेट नंबर 1 2024 824 IJ, इसमें हम बायोलॉजी का क्वेश्चन करते हैं। तो बायोलॉजी के जो क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 से शुरू होता है। उल्टा दिख रहा होगा, ये प्रॉब्लम है, ये सॉल्व नहीं हुआ अभी तक, जल्दी में इसको भी सॉल्व कर लूँगा ताकि बोर्ड पे पढ़ाने वाला काम जारी हो जाए। पहला क्वेश्चन है, इसमें 14 है लेकिन बायोलॉजी का हम शुरू पहला करने जा रहे हैं। कोशिकीय प्रक्रम में ऊर्जा मुद्रा है, आंसर आप लोगों को देना है। कोशिकीय प्रक्रम में ऊर्जा मुद्रा है, यानी कोशिका के अंदर जो कुछ भी निर्माण होता है, ऊर्जा की मुद्रा किसे कहते हैं? आंसर क्लिक कीजिए, आप लोग आंसर कमेंट कीजिए। कोशिकीय प्रक्रम में ऊर्जा की मुद्रा है, ऑप्शन में दे देता हूं। पहला ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा है एटीपी, तीसरा है ग्लूकोज, चौथा है पायरूवेट। कोशिकीय प्रक्रम में ऊर्जा की मुद्रा है, कमेंट कीजिए आंसर। पहला माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा एटीपी, तीसरा ग्लूकोज, चौथा है पायरूवेट, ठीक है। देखिए किसी का जवाब माइटोकॉन्ड्रिया, आकाश भैया माइटोकॉन्ड्रिया नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा गृह है, एनर्जी बनाने का काम करता है। ये ऊर्जा की मुद्रा या इसको कह सकते हैं ऊर्जा की सिक्का किसे कहते हैं, तो इसे हम एटीपी कहते हैं। जो हमारी माइटोकॉन्ड्रिया होती है, माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा बनाती है, उसमें क्या होता है, ग्लूकोज जो होता है हमारा, ग्लूकोज से एनर्जी मिलती है। यहाँ पे आपने पढ़ा होगा 38 एटीपी मिलकर एक ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। तो जो ग्लूकोज होता है ना, वो एटीपी से मिलके बना होता है। 38 एटीपी मिलके ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, तो एटीपी ऊर्जा की मुद्रा हो जाती है। एटीपी, हाँ एटीपी, अगर एटीपी के फुल फॉर्म की बात करें तो क्या है, ए से होता है एडिनोसिन, टी से होता है ट्राई और पी से होता है फास्फेट। एडिनोसिन ट्राई फास्फेट, एटीपी की जो मुद्रा है एडिनोसिन ट्राई फास्फेट, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पित्त रस का स्राव होता है, पित्त रस का स्राव होता है, आंसर दीजिए कहाँ से, पित्त रस का स्राव कहाँ से होता है? ऑप्शन दे दूं मैं, पित्ताशय से, यकृत से, अग्नाशय से, अमाशय से। यानी पित्ताशय द्वारा, लीवर द्वारा यानी यकृत द्वारा, अग्नाशय द्वारा, अमाशय द्वारा, ठीक है। जैसे पित्ताशय से गॉल ब्लैडर इंग्लिश में कहते हैं, गॉल ब्लैडर के द्वारा, या यकृत को हम लीवर कहते हैं, लीवर के थ्रू, अग्नाशय को हम इंग्लिश में पेनक्रियाज कहते हैं, क्या पेनक्रियाज के थ्रू, अमाशय को हम एस्टोमच कहते हैं, यानी पेट भी कह सकते हैं अमाशय को, क्या पेट के थ्रू। तो पित्तरस कहाँ से स्राव होता है, आपकी जानकारी के लिए बता दें, जो पित्तरस होता है ना, पित्ताशय, आकाश भैया पित्ताशय, आप एक बार फिर से रॉन्ग हो गए हैं, ध्यान से समझिएगा। जो हमारा लीवर है ना, लीवर वो पित्तरस बनाने का काम करता है। बनाने का मतलब वहीं से सिक्रीट होता है, निकलता कहाँ से, तो पित्ताशय, जो पित्तरस होता है हमारे पित्ताशय से नहीं निकलता, लीवर से निकलता है, लीवर यानी यकृत से निकलता है। पित्ताशय की जो आप बात करें, पित्ताशय पित्तरस को इकट्ठा करता है, लीवर बनाने का काम करता है
और जो हमारा पित्ताशय होता है उसको इकट्ठा करने का काम करता है, ताकि समय समय पर वो रिलीज कर सके। और ये जो पित्तरस होता है ये जब भोजन में मिलता है तो भोजन को क्षारीय बना देता है तथा उस भोजन में उपस्थित वसा का पाचन करता है। भोजन को अगर ये क्षारीय नहीं बनाएगा तो जो हमारे अग्नाशय यानी पेनक्रियाज से निकलने वाले 3 एंजाइम ALT एमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन। एमाइलेज स्टार्च का पाचन करता है। स्टार्च क्या होता है? फलों की जो बाहरी परत होती है, जो भी आप फल खाते हैं, जो बाहर के छीलन होता है, छिलका, उन सब में स्टार्च होता है। तो एमाइलेज स्टार्च का पाचन करता है। सेकंड होता है लाइपेज। लाइपेज वसा का पाचन करता है। फिर होता है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है, जो पेप्टोन्स को पेप्टाइड में बदलता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर है पित्तरस का स्राव यकृत के द्वारा होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, पराग कोश में होते हैं। पराग कोश, पराग कोश में क्या होते हैं? आपको पता होगा जो फूल होते हैं उसमें मेल और फीमेल दोनों होते हैं। पुमंग, जायांग। जायांग फीमेल वाला भाग होता है, पुमंग मेल वाला भाग होता है। ठीक है, तो इसमें परागकोश कह रहा है, तो जो मेल वाले भाग में निकला हुआ होता है, जैसे आप फूल देखे होंगे, फूल ऐसे होता है तो उसमें से ऐसे इधर इधर छोटे छोटे डॉट की तरह निकले होते हैं। तो जो निकला वाला भाग होता है, जैसे अड़हुल अड़हुल के फूल में होता है, तो पुंकेसर है, तो उसमें जो छोटे छोटे से डॉट की तरह होते हैं उसी को हम कहते हैं परागकोश। और उसी परागकोश के अंदर छोटे छोटे पराग कण रहते हैं, छोटे छोटे पराग कण रहते हैं। तो वही पूछा है कि पराग कोश में होते क्या हैं। 4 ऑप्शन है, ऑप्शन सुन लीजिएगा। बाह्य दल, अंडाशय, बीजांड, परागकण। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? परागकण। पराग कोश में क्या पाए जाते हैं? परागकण पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पत्तियों पर कलियां विकसित होती हैं। पत्तियों पर कलियां विकसित होती हैं। 4 ऑप्शन यानी किसकी पत्तियों पर कलियां विकसित होती हैं? परागकण। हाँ भैया, परागकण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्तियों पर कलियां विकसित होती हैं। पहला पुदीने में, दूसरा आलू में, तीसरा ब्रायोफिलम में, लास्ट ऑप्शन है ये सभी। कलियां का मतलब होता है कि ऐसा भाग है ना, जो अगर कहीं मिट्टी में या नमी वाली जगहों पर पड़ जाए तो वहाँ से नए पौधे का निर्माण हो सके, तो वो कलियां कहलाती हैं। ऐसी चीज़ें होती हैं। तो पत्तियों पर जो कलियां पाई जाती हैं वो केवल ब्रायोफिलम की पत्तियों में होता है। जैसे पुदीना की पत्ती कहीं गिर गई तो क्या पत्ती से नया पुदीना का पौधा बनेगा? नहीं बनेगा। आलू की पत्ती गिर गई तो आलू की पत्ती से नया पौधा बनेगा? नहीं बनेगा। लेकिन ब्रायोफिलम एक ऐसा पौधा है जिसकी पत्तियां गिर जाती हैं तो वहाँ से नए पौधे बनते हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी है, ब्रायोफिलम। यहाँ पे कोई आंसर शीट नहीं है, अनसॉल्व है, आप देख सकते हैं, है ना। और बाकी मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो ब्रायोफिलम हो जाएगा। ओके, ब्रायोफिलम, ठीक, सही बात है, ब्रायोफिलम ये भी है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। एक लिंगी फूल का उदाहरण है। एक लिंगी फूल, एक लिंगी क्या होता है? जिसमें केवल मेल ही हो या तो केवल फीमेल ही हो, ये एक लिंगी होता है। शिव सागर कुमार, हाय भैया, आ गए। बाकी सब कहाँ हैं? शिव सागर, टाइम तो बताया गया था 7 बजे का क्लास में सबसे। और क्या हाल है? इतना लेट कैसे कर दिया आने में? तो 10 मिनट लेट हूँ। 3-4 क्वेश्चन तो निकल गया। वीडियो को बैक करके देख लेना। पता नहीं सर। ओके, तो आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन देखिए, एक लिंगी फूल का उदाहरण। एक लिंगी का मतलब जिसमें एक ही, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। ठीक है, तो इसमें पहला ऑप्शन है पपीते का फूल, दूसरा है गुलाब का फूल, तीसरा है सरसों का फूल, तीसरा है आम का फूल। तो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा पपीते का फूल। पपीता जो होता है वो एक लिंगी होता है, बाकी गुलाब हो गया, सरसों का फूल हो गया, आम का फूल हो गया, ये द्विलिंगी होते हैं। ये द्विलिंगी होते हैं, ये खुद से ही जो है प्रक्रिया करके नए पौधे का जन्म दे देते हैं। तो पपीते का फूल एक लिंगी है, बाकी सब क्या है? द्विलिंगी हो जाते हैं। सबका मतलब जो इसमें दिया है, गुलाब हो गया, सरसों हो गया, आम हो गया, ये द्विलिंगी है। हाँ भैया, पपीते का, ठीक है, आकाश पपीते का होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। ये 2024 के सेट का अनसॉल्व है, 25 का पूरा खत्म कर दिया गया। 2024 के पहला सेट है बायोलॉजी का। क्वेश्चन नंबर 19, एक स्वस्थ मनुष्य में सामान्य रक्तदाब होता है। स्वस्थ मनुष्य में सामान्य रक्तदाब, इसको ध्यान से समझिएगा। सामान्य रक्तदाब क्या होता है? जैसे हमारा दिल पंप करता है ना,
तो जब पंप करता है तो उसकी स्पीड कितनी है, और जब पंप करके हटता है उसकी स्पीड कितनी है। आपको पता होगा जब दिल हमारा पंप करता है तो ब्लड पूरे शरीर में जाता है, और जब दिल हमारा फूलता है तो ब्लड शरीर से पुनः वापस हार्ट में, हमारे दिल में आता है। तो जब पंप करता है ना दबता है तो उसे कहते हैं सिस्टोलिक, और जब फूलता है ना तो उसे कहते हैं डिस्टोलिक या डायस्टोलिक। सिस्टोलिक, डायस्टोलिक, इसी को बीपी कहते हैं। सिस्टोलिक बटे डिस्टोलिक या डायस्टोलिक, सिस्टोलिक डिस्टोलिक के अनुपात को ही बीपी कहते हैं। आपने सुना होगा डॉक्टर से, किसी का बीपी बढ़ गया है, किसी का बीपी घट गया है, वो यहाँ पे लगा के प्रेशर करके चेक करते हैं। तो जो धड़कन की आवाज़ आती है ना, एक चीज़ और भी ध्यान रखना, जो दिल की आवाज़ होती है, जो कहते हैं ना धक धक कर रहा है, दिल धक धक नहीं करता, वो लब डब करता है। जो दिल की धड़कन की आवाज़ होती है वो लब डब की होती है, लब डब करता है, ठीक है। तो जब दबाते हैं, जब दिल हमारा पिचकता है तो सिस्टोलिक, जब फैलता है तो डिस्टोलिक। तो जब प्रेशर के साथ पिचकता है तो ब्लड 120 की स्पीड से जाता है। जो खून है हमारा वो 120 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से भागता है। तो सिस्टोलिक क्या हो गया 120। और जब फूलता है तो ब्लड, क्योंकि पूरे शरीर में भेजना होता है, तो पूरे शरीर में भेजना है तो स्पीड में जाता है। फिर पुनः जब रिटर्न ब्लड हमारे हार्ट में आता है तो स्पीड धीमी हो जाती है, तो 120 से घट के 80 हो जाती है। और जो ब्लड हमारे शरीर में पंप किया जाता है वो धमनियों से जाता है, जो धमनी अंदर होती है। और ये जो ऊपर आपको दिख रही है नसा ना, ये सिराएं हैं, ये ब्लड अंदर से लौट के वापस रिटर्न आ रही होती है, ब्लड वापस रिटर्न आ रही होती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो जाने की स्पीड क्या है। गुड इवनिंग सर जी, अंशा, गुड इवनिंग भैया, गुड इवनिंग। जाने जब दिल हमारा पंप करता है तो 120 की स्पीड से खून जाता है, और जब फूलता है तो पुनः 80 की स्पीड से आता है। तो इसी को कहते हैं ब्लड प्रेशर। ये जो यहाँ पे दिया स्वस्थ मनुष्य में सामान्य रक्तदाब 120/80 होता है। अगर ये 120 से बढ़ के ज़्यादा हो गया, देखो अगर 120 से बढ़ेगा, कोई चीज़ तेज़ी से जाएगी तो आने की स्पीड भी तो तेज़ी होगी। तो 120 से बढ़ेगा तो 80 भी थोड़ा बहुत बढ़ जाएगा। तो मान लो 140 हो गया तो 80-90 पे पहुंच जाएगा। तो 120 से अगर ज़्यादा दिखाता है तो हम कहते हैं बीपी बढ़ गया है। तो बीपी बढ़ने से क्या होता है, ब्लड की रफ्तार शरीर में ज़्यादा हो जाती है, और जो ब्लड की रफ्तार शरीर में ज़्यादा होगी तो अंदर हमारे गर्मी ज़्यादा होगी, हमें पसीने आने लगेंगे, घबराहट होने लगेगी। तो ये होता है बीपी का बढ़ना। लेकिन अगर बीपी जो प्रेशर दाब रही है, जो हार्ट हमारा पंप कर रहा है, वो धीमा करने लगे, यानी 120 की बजाय कम हो जाए, 110 हो जाए, 90 हो जाए, 80 हो जाए, तो ये बहुत कम हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में आदमी को सुस्ती आ जाएगी, क्योंकि दिल पंप कर नहीं पाएगा सही से, तो ब्लड पहुंचेगा नहीं, तो ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा। जब कोशिकाओं को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो हमें नींद आने लगेगा, चक्कर आने लगेगा, सुस्ती आने लगेगी। इसलिए जिसकी बीपी लो होने की प्रॉब्लम है वो सही से चल नहीं पाता, परेशान हो जाता है, घबराहट होने लगती है, ठीक है, उसको नींद आने लगता है, चक्कर आने लगता है। तो जब 120 से कम हो जाए तो उसे हम कहते हैं बीपी लो है, 120 से ज़्यादा हो जाए तो उसे हम कहते हैं बीपी हाई है। अगर आपका बीपी लो है तो आप नमक पानी पी के बीपी को बढ़ा सकते हैं, लेकिन अगर गलती से भी आपका बीपी हाई है तो गलती से भी नमक मत पीना, निपट जाओगे, क्योंकि बीपी और बढ़ जाएगी, ठीक है, बीपी और बढ़ जाएगी। आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। गुड्डू कुमार का हो गुरुजी, हाँ भैया गुड्डू जी बोलिए। तो आपको समझ में आ गया होगा, एक स्वस्थ मनुष्य में सामान्य रक्तदाब 120/80 होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करता है। आहार श्रृंखला किसे कहते हैं, जैसे कोई उत्पाद है, उसको कोई खाया, फिर उसको कोई खाया, जिससे हमारी आहार श्रृंखलाएं चलती रही एक दूसरे के ऊपर। जैसे हम पेड़ पौधों के ऊपर डिपेंड है, ठीक है, पेड़ पौधे सूरज के ऊपर डिपेंड है, तो ये आहार श्रृंखलाएं हैं एक प्रकार से। तो ऑप्शन सुनिए, वहां से समझ में आ जाएगा। पहला ऑप्शन है घास, गेहूं, आम। ये तो बिल्कुल अलग अलग है, कोई किसी को खाने वाला नहीं है, तो ये नहीं हो सकता। दूसरा है घास, बकरी, मानव। घास है, घास को कौन खा जाएगा, बकरी, और घास और बकरी दोनों कौन खा जाएगा, आदमी। तो एक आहार श्रृंखला बन गई। तो आहार श्रृंखला का निर्माण घास, बकरी और मानव करेंगे। तीसरा ऑप्शन भी देख लेते हैं। तीसरा क्या है, बकरी, गाय, हाथी। बकरी, गाय, हाथी ये भी नहीं है। घास, मछली, बकरी ये भी किसी तरीके से नहीं है। तो आहार श्रृंखला का निर्माण घास, बकरी और मानव करेंगे। गुड्डू कुमार खाना खाए नहीं भैया, पढ़ाने के बाद खाने होने वाला काम बाद में, क्योंकि खाना पहले खाने से ना नींद की समस्या हो जाती है, ठीक है, ठीक। तो क्लास 10th वाले ध्यान दें, ये 2024 के जो पहला सेट था हमने कंप्लीट करवा दिया है बायोलॉजी का। अब दूसरे सेट पे चलते हैं, पहला सेट हो चुका है। सेट नंबर 2 कोड है इसका 824 AK, 824 IK है, 824 IK।
इसका बायोलॉजी का क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। हाइड्रा में प्रजनन होता है, हाइड्रा में प्रजनन होता है। हाइड्रा एक जीव है, प्रजनन का मतलब नए जीव का निर्माण उसमें कैसे होता है। 4 ऑप्शन दे रहा हूँ, बताइएगा। पहला है मुकुलन द्वारा। अब आपके दिमाग में ये होगा चारों ऑप्शन याद कैसे रखेंगे, तो आप सुनिए ना, जो आपको सही लगे उसको कमेंट कर दीजिए। पहला है मुकुलन द्वारा, दूसरा है विखंडन द्वारा, तीसरा है खंडन द्वारा, चौथा है कायिक प्रवर्धन द्वारा। बताइए हाइड्रा में प्रजनन कैसे होता है, मुकुलन द्वारा, विखंडन द्वारा, खंडन द्वारा, कायिक प्रवर्धन द्वारा। एक बार जो लोग लाइव में हैं अपना नाम कमेंट कर दीजिए। गुड्डू कुमार नाम तो आपका ही होगा, ठीक है। चलिए मैं बताता हूँ। 2 शिव सागर 2 विखंडन द्वारा। गलत हो गया आपका। योर आंसर इज करेक्ट, नॉट करेक्ट। योर ऑप्शन इज नॉट करेक्ट, रॉन्ग है। ध्यान से सुनिए। हाइड्रा में मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है। मुकुलन क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा किसी का हाथ होता है, एक उंगली और एक्स्ट्रा निकल जाती है, तो ऐसे जो हाइड्रा होता है ना, उसके शरीर से छोटा सा भाग बाहर निकलता है और उस छोटे से निकले हुए भाग को हम मुकुल कहते हैं। उस छोटे से निकले हुए भाग को हम मुकुल कहते हैं। वो जब बड़ा हो जाता है तो अपने पैतृक से यानी जिससे उत्पन्न हो उससे अलग हो जाता है और नए जीव का निर्माण करता है। ये मुकुलन कहलाता है, ये हाइड्रा में होता है, ठीक है। विखंडन, विखंडन नहीं भैया, विखंडन नहीं होता। खंडन, विखंडन, द्विखंडन, बहुखंडन ये सब आगे है, इसमें नहीं। हाइड्रा में मुकुलन द्वारा होता है, इसको आप याद रखिए, ठीक है। अंश विखंडन नहीं होगा भैया, मुकुलन द्वारा होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15। अभी आप कहेंगे सर 14 से 15, इसमें शुरू ही 14 से है। फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, तो हम बायोलॉजी कर रहे हैं। बायोलॉजी 14 से शुरू है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 15 इसका सेट नंबर 2 है। पायरुवेट के विखंडन की प्रक्रिया संपन्न होती है। पायरुवेट के विखंडन की प्रक्रिया संपन्न होती है। जो पायरुवेट में टूटता है वो संपन्न मतलब पूरा कहाँ होता है। 4 ऑप्शन सुनिएगा। पायरुवेट के विखंडन की प्रक्रिया, पहला है कोशिका द्रव्य में, दूसरा है माइटोकॉन्ड्रिया में, तीसरा है हरित लवक में, चौथा है केंद्रक में। एक बात बताऊं, आप कहीं भी पढ़ रहे हो ना, ये जो पायरुवेट का विखंडन है ना, मुझे लगता नहीं कि समझाया गया होगा आपको बढ़िया से होता क्या है, कि पायरुवेट होता क्या है, कैसे क्या होता है ना, जहाँ तक मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि नहीं पढ़ाया जाता, मैक्सिमम जगह नहीं पढ़ाया। ऐसा नहीं कि 100% नहीं पढ़ाया जाता, मैक्सिमम नहीं पढ़ाया जाता, ठीक है। तो पायरुवेट के विखंडन की प्रक्रिया कोशिका द्रव्य में, माइटोकॉन्ड्रिया में, हरित लवक में, केंद्रक में। देखिए पहला है कोशिका द्रव्य में। कोशिका द्रव्य में पायरुवेट टूटता है, लेकिन यहाँ शुरू होती है। पायरुवेट का विखंडन की प्रक्रिया संपन्न कहाँ होती है, क्वेश्चन ये है, लेकिन कोशिका द्रव्य में शुरू होती है। अगर पूछ लेता शुरू कहाँ से होता है, तो कोशिका द्रव्य से। संपन्न कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। पायरुवेट के विखंडन की प्रक्रिया कोशिका द्रव्य से शुरू होकर माइटोकॉन्ड्रिया में समाप्त हो जाता है। 1 नंबर आपका ये देखे जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। 16वां है, मनुष्य के वृक्क किस तंत्र से संबंधित हैं। मनुष्य के वृक्क, वृक्क यानी किडनी की बात कर रहे हैं। किडनी 2 होते हैं, सेम के आकार का होता है। जो कुछ भी हम खाते हैं, नशा वसा अपशिष्ट पदार्थ, उसको छानने का, फिल्टर करने का काम किसका है, किडनी का है। तो मनुष्य में वृक्क किस तंत्र से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ये पोषण से। तो पोषण क्या है, भोजन को पचाना। तो किडनी तो हमारी भोजन नहीं पचाती, तो पहला तो रॉन्ग हो गया। दूसरा है श्वसन से। सांस लेने से किडनी से क्या मतलब है, कोई कंपटीशन नहीं इन दोनों का, कोई मतलब नहीं है, तो इससे भी नहीं होगा। परिवहन से, परिवहन किस चीज का करेगा, हमारा हार्ट जो होता है, दिल होता है, ब्लड का परिवहन कर सकता है, यानी भेजने का काम करता है, लेकिन जो है यहाँ पे परिवहन का काम किडनी थोड़ी करेगा। लास्ट ऑप्शन है उत्सर्जन, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। उत्सर्जन का काम करता है। उत्सर्जन का मतलब हमारे शरीर से, ब्लड से अपशिष्ट पदार्थों को निकाल के बाहर कर देना, उत्सर्जन कहलाता है। तो जो हमारा किडनी होता है यानी वृक्क होता है, वो उत्सर्जन से संबंधित होता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 17, ये मैं नहीं बताने वाला, आपको बताना है। मेंडल ने प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की थी। मेंडल ने प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की थी, ये ना पढ़ा होगा आपने, ना पढ़ाया गया होगा।
दो क्वेश्चन है, एक मेंडल ने प्राथमिक शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी, दूसरा उन्होंने गणित और विज्ञान की शिक्षा किस विश्वविद्यालय से ग्रहण की थी। 2025 में दोनों के दोनों क्वेश्चन पूछ लिए थे और मैं समझता हूँ किसी ने भी नहीं किया था, तुक्का ही मार के सब आए थे। ठीक है, क्योंकि मेंडल के मटर का प्रयोग किया था, लोग मटर का प्रयोग याद कर रहे थे, जीनोटाइप फिनोटाइप याद कर रहे थे। और ये क्या पूछ लिया, मेंडल के बारे में पूछ लिया, प्रयोग करने वाले के बारे में पूछ लिया था, पूछ लिया था कि भाई इन्होंने इतना प्रयोग किया, इतना दिमाग इनके पास है, तो ये तो बता दूं पढ़े कहाँ से थे, शुरू में कहाँ पढ़े थे, बाद में कहाँ पढ़े थे, विज्ञान और गणित की शिक्षा कहाँ से ग्रहण की थी। तो दो क्वेश्चन उन्होंने पूछा था। तो पहला है मेंडल ने प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की थी, बताइएगा इसको। पहला है मंदिर में प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण की थी, दूसरा है स्कूल में, तीसरा है गुरुकुल में, चौथा है गिरजाघर में। पहला है मंदिर में, दूसरा है स्कूल में, तीसरा है गुरुकुल में, चौथा है गिरजाघर में। बताइए, कमेंट कीजिए जो लोग लाइव हैं, मेंडल ने प्रारंभिक शिक्षा कहाँ ग्रहण की थी, मंदिर में, स्कूल में, गुरुकुल में, गिरजाघर में, कहाँ पे किया था इन्होंने, बताइए, कमेंट कीजिए। शिव सागर कहाँ गायब हो गए भैया, क्वेश्चन में दम है। विनया 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 क्या है भैया, विनया विना, ओहो गूगल मारे तुम, गलत हो गया तुम्हारा। किसका आंसर बता रहे, प्रारंभिक शिक्षा की बात हो रही भैया। देखिए मैं बताता हूँ, मेंडल ने जो प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण की थी वो गिरजाघर से की थी, है ना, चौथा ऑप्शन है। मेंडल ने प्रारंभिक शिक्षा जो शुरुआती शिक्षा थी वो गिरजाघर से ग्रहण की थी, लेकिन इन्होंने, कंफर्म तो नहीं, 4 लग रहा है, कंफर्म तो नहीं, 4 लग रहा है, 4 यानी गिरजाघर से किया था भैया इन्होंने। मेंडल ने जो प्रारंभिक मतलब ये शुरुआती कक्षा है, जो नर्सरी वर्सरी होती है, सब शुरुआती जो शिक्षा उन्होंने ग्रहण किया था गिरजाघर में किया था, उसमें गिरजाघर में पढ़ाई हुआ करती थी। ठीक है, लेकिन उन्होंने जो गणित और विज्ञान की शिक्षा ग्रहण की थी, अगर वो विश्वविद्यालय की बात है तो वियना विश्वविद्यालय है। विज्ञान और गणित की शिक्षा वियना विश्वविद्यालय से इन्होंने ग्रहण किया था और प्रारंभिक शिक्षा गिरजाघर से ग्रहण की थी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कई बार ये 2025 में, देखो ये तो 2024 की बात है, 2025 में भी पूछा था, तो कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। मादा जनन तंत्र के किस भाग में लूप स्थापित किया जाता है, मादा जनन तंत्र के किस भाग में लूप स्थापित किया जाता है। लूप, मादा जनन तंत्र के, जनन तंत्र मतलब समझते हो प्राइवेट पार्ट्स, मादा का मतलब महिलाओं की बात हो रही, महिलाओं के किस जनन अंग में लूप स्थापित किया जाता है। देखिए इसमें लूप क्या होता है, एक कॉपर टी आता है जो ऐसे टी के आकार का होता है, वो ऐसे फोल्ड होता है ऐसे, उसको क्या करते हैं ग्रीवा मार्ग से अंदर इंसर्ट किया जाता है, जो कॉपर टी होती है अंदर इंसर्ट किया जाता है वेजाइना में, इंसर्ट करके जब उसको छोड़ा जाता है तो इसे सीधा हो जाता है। तो इधर और इधर जो दो नालियां आती है जो अंडा से, जो बच्चे का निर्माण करती हैं स्पर्म से मिलके, उनके रास्तों को अवरुद्ध कर देता है। और कॉपर टी होने की वजह से कॉपर क्या करता है, जो इंसान का सीमन है, जो वीर्य है, जब वो अंदर प्रवेश करता है तो कॉपर टी के संपर्क में आते ही वो मर जाता है। जी हाँ, स्पर्म कॉपर के संपर्क में आते ही मर जाता है, इसीलिए कॉपर टी का प्रयोग किया जाता है गर्भ को रोकने में। लेकिन ये एक हानिकारक उपाय है, वो गर्भ में ही पड़ा रहता है, दिक्कत कर सकता है। ठीक है, फिलहाल जो भी उपाय बनाए गए वो मैंने बता दिया। तो कहाँ स्थापित किया जाता है, गर्भाशय में, एक गर्भ में जहाँ बच्चे का निर्माण होता है वहीं पर इसको स्थापित कर दिया जाता है। ठीक है, तो मादा जनन तंत्र के किस भाग में लूप स्थापित किया जाता है, पहला है अंडाशय, दूसरा है अंडवाहिनी में, तीसरा है गर्भाशय में, चौथा है योनि में। तो क्या है, गर्भाशय में। तो गर्भाशय में लूप को स्थापित किया जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19वें चलते हैं। निम्न में से कौन सा अंग पौधे में नर जननांग का प्रतिनिधित्व करता है, कौन सा अंग पौधे में नर जननांग, यानी पौधा आपने देखा है उसमें नर वाला भाग यानी मेल वाला भाग कौन सा होता है। पहला है जायांग, दूसरा है पुंकेसर, तीसरा है वर्तिकाग्र, चौथा है अंडाशय।
तो इसमें से कौन सा नर जननांग है? तो देखिए, जायांग जो होता है वो फीमेल भाग है, पुंकेसर जो होता है वो मेल भाग है। तो इसमें क्या दिया है? पहला जायांग, ये तो होगा नहीं, दूसरा है पुंकेसर। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, पुंकेसर सही हो जाएगा। पुंकेसर, देखो पा से पुरुष, पा से पुंकेसर, तो पुंकेसर पुरुष यानी मेल होता है, समझ में आया। अब बाकी जो बच गया जायांग, जायांग क्या हो गया? फीमेल हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 और लास्ट है सेट नंबर 2 का। निम्न में से कौन सा पर्यावरण मित्र व्यवहार कहलाता है या कहलाते हैं या हैं? ऐसे ही दिया है कई बार लिख के। पर्यावरण मित्र व्यवहार, पर्यावरण मित्र व्यवहार मतलब जो पर्यावरण के लिए पॉजिटिव सोच रखें, जिससे पर्यावरण को फायदा हो। पहला है बाजार जाते समय खरीदे गए सामान को रखने के लिए कपड़े का थैला ले जाना। बाजार जाते समय सामान को रखने के लिए कपड़े का थैला ले जाना, बिल्कुल सही है। ये पर्यावरण हितैषी है। अगर आप पॉलीथीन का इस्तेमाल करते हैं तो कहीं ना कहीं आप प्रदूषण को बढ़ावा देते हैं। आप पॉलीथीन लेंगे, कहीं फेंकेंगे, कोई जानवर उसको खाएगा, उस प्लास्टिक को खाएगा, जानवर के पेट में जाएगा, उसकी मौत भी हो सकती है। साथ ही साथ उसको जलाने से वायु प्रदूषण भी होता है, ठीक है। तो इसीलिए कपड़े का थैला इस्तेमाल करना बहुत ही अच्छा है पर्यावरण के लिए। तो पहला हो गया। दूसरा है अनावश्यक ऊर्जा खर्च बचाने के लिए लाइटों तथा पंखों का स्विच बंद करना। मतलब ऊर्जा की बचत के लिए जो लाइट पंखे सब चल रहे हैं, ज़्यादा बिजली खा रही है तो उनको बंद कर देना चाहिए। अगर नहीं चल रहा है तो बंद कर देना चाहिए, सही बात है, ये भी सही है। तो दूसरा भी सही हो गया। तीसरा, वाहन के अतिरिक्त विद्यालय का पैदल जाना। वाहन के अतिरिक्त विद्यालय से विद्यालय पैदल जाना, मतलब स्कूल जाते हो ना तो गाड़ी उड़ी मत लेके जाओ, पैदल निकल जाओ, ये भी ठीक है। क्योंकि गाड़ी से जाएंगे तेल लगेगा, धुआं आएगा, प्रदूषण होगा, होगा ही होगा प्रदूषण, ठीक है, सेड प्रदूषण होगा। ओके, लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो आई होप आपको समझ में आ गया कि उपरोक्त सही आंसर होगा। राहुल गुप्ता, हाय भैया, आ गए आप, राहुल गुप्ता, ठीक है। ठीक, उपरोक्त सभी हो गया आपका। एनी प्रॉब्लम किसी को? हमने 2024 के भी 2 सेट का सॉल्यूशन करा दिया बायोलॉजी का। अब हम कल जो है, ध्यान से समझिए भाई, हमको भी सपोर्ट करो। राहुल गुप्ता आपको भी सपोर्ट करें, क्यों नहीं भैया, सपोर्ट बिल्कुल सपोर्ट करेंगे, क्यों नहीं सपोर्ट करेंगे। सपोर्ट तो हम सबका ही करते हैं। फिलहाल हम तो यहाँ आए हैं भाई साहब पढ़ाने के लिए, पढ़ा ही रहे हैं, है ना। तो क्लास 10th वाले ध्यान दीजिए, 2024 का दोनों सेट आपका हो गया है क्या? कंप्लीट। अब जो है तो 7 सेट, 7 करवाऊंगा, 2 सेट में कल करवाऊंगा। और बता दूं, जितने भी लोग लाइव हो, जितने भी स्टूडेंट हो, डेली शाम को 7 बजे प्रेजेंट रहना ही रहना है। अलार्म लगा लो, आपको 20 से 25 से 30 मिनट ही रहना है मेरे साथ। आपकी नॉलेज में बूस्ट कर दूंगा। बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव तो गलत ही नहीं हुआ, दिमाग पर रख लो, क्योंकि मैं एक्सप्लेन करते हुए चल रहा हूँ, समझाते हुए। बायोलॉजी खत्म होगा, फिजिक्स शुरू करूँगा, केमिस्ट्री शुरू करूँगा। लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए क्या है ना कि थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। तो ये मिरर वाली प्रॉब्लम हो रही है अभी, ये फोल्ड नहीं, जैसे यहाँ पे कोई चीज़ लिखा है ना, उल्टा देखो दिख रहा है, उल्टा दिख रहा है, तो ये अभी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। जैसे ही प्रॉब्लम सॉल्व कर लूँगा मैं, तुरंत ये सही कर दूंगा, ठीक है। और अभी आपको जो क्वालिटी मेरी मिल रही होगी ना, क्वालिटी बहुत लोकल मिल रही होगी, बढ़िया क्वालिटी में नहीं जा रहा होगा। ध्यान दीजिए, ये जो वीडियो चल रहा है ना, इस वीडियो को मैंने रिकॉर्ड भी कर रखा है, कर रहा हूँ। इसको मैं इसके बाद अपलोड भी करूँगा। जब मैं इसको अपलोड कर दूंगा तब आप देखिएगा इसकी क्वालिटी कैसी है। क्योंकि अभी जो आप देख रहे हो क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं आ रही होगी। तो जैसे ही मेरा बताया भी था, अगर कुछ हाथ में यूट्यूब के माध्यम से मुझको मिलता है तो मैं तुरंत वाईफाई लगवाने का काम करूँगा। वाईफाई लगवाऊँगा, वाईफाई लगवाने के बाद अपना वहाँ से स्टूडियो से पूरा काम करूँगा, ताकि कोई दिक्कत ना हो। तो 2 सेट मैं कल करवा दूंगा, ऐसे 2-2 सेट करवाऊंगा, 2-3 दिन में 24 का भी खत्म हो जाएगा, 23 का करा दूंगा, 22, कई साल का करवाऊंगा, टेंशन ना लो। 1 साल का भी, ये जो अनसॉल्व देख रहे हो ना, ये इसकी तो हम ऐसी की तैसी कर देंगे, इस पूरे किताब की, है ना। एक क्वेश्चन भी इससे छोड़ेंगे नहीं, इससे बाहर आता भी नहीं है, बाहर आता भी नहीं। जो आता भी है वो मुझे पता है, पढ़ाया जाएगा सबको, ठीक है, उस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी है। तो 2 सेट कंप्लीट हो गया, है ना। पढ़ाई की बातें ख़त्म करते हैं, थोड़ा आपसे चर्चा कर लेते हैं। शायद रख दिया हमने, एक बार कमेंट किया दीजिए मैसेज में, देख लें कौन कौन है भैया। शिव सागर हो के निकल गए, शिव सागर,
शिवसागर राहुल गुप्ता। वैसे राहुल गुप्ता भैया आप हो कहाँ से? क्या मैं आपको जानता हूँ? सर फिजिक्स का भी आंसर, बिल्कुल 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 फिजिक्स का भी करवाएंगे भैया, फिजिक्स का तो करवाना ही है। समस्या क्या है देखिए, बायोलॉजी जो है ना वो थोड़ा सा इजी हो जाता है बताना ऐसे मौखिक रूप से, है ना, चीज़ों को आपको ऐसे समझा दिया गया, आपको फिगर पता है, कंप्लीट हो गया। फिजिक्स में न्यूमेरिकल होते हैं, जैसे मैं न्यूमेरिकल ऐसे बताने लगूँ, इसके बाद ये, इसके बाद इसके बाद ये, मतलब स्टेप बाय स्टेप, तो मैं तो समझ रहा हूँ लेकिन आप समझ नहीं पाएंगे, ठीक है ना, आपको समझने में, हाँ गुरुजी ठीक है, तो आपको समझने में थोड़ी दिक्कत हो जाएगी फिजिक्स में, इसीलिए मैं जब तक बायोलॉजी में कंप्लीट करूँगा ना तब तक फिजिक्स का भी मैं सोल्यूशन ढूंढूंगा। फिजिक्स के सॉल्यूशन का मतलब ये है कि जो कैमरे में दिख रहा है ना मिरर वाला उल्टा दिखने वाला, ये प्रॉब्लम है, ये सीधा हो जाए बस। जैसे मैं इसको सेटअप पूरा कर लूँगा, काम कर रहा हूँ डेली में, इस पर काम कर रहा हूँ, कोई ना कोई उपाय निकाल ही लूँगा मैं, तुरंत मैं फिजिक्स भी चालू कर दूँगा। सेल्फ कराइए, सेल्फ कराइए भैया, क्या मतलब? सॉल्व कराइए। फिजिक्स को भी करवाया जाएगा, है ना, बायोलॉजी कंप्लीट हो जाए, 2-3-4 दिन में ख़त्म कर दूंगा बायोलॉजी जी। अरे 2 सेट आज, 2 सेट कल, 2 सेट परसों, 3 दिन में 1 सेट खत्म हो जाता, 2024 खत्म, 2023 खत्म कर दूंगा, 1 हफ्ते में बायोलॉजी निपट जाएगा, फिर फिजिक्स का ही नंबर लगा दूंगा, है ना। तो फिजिक्स पढ़ाऊंगा तो टॉपिक बाई टॉपिक उसको, क्योंकि फिजिक्स में ज़्यादा एक्सप्लेन करता है जी। जैसे अभी कोई मान लो आपको लेंस से संबंधित सवाल पूछ लिया, अंशग्राही, हाँ भैया अंशग्राही, जैसे फिजिक्स से कोई लेंस से सवाल आपको पूछ लिया, अब लेंस से सवाल प्लस माइनस में डायरेक्ट सवाल तो लगा दूंगा, लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि सर प्लस ही रहेगा कि माइनस रहेगा, तो वो ना मुझे समझाना पड़ेगा, तो उसको समझाने के लिए मुझे कुछ डायग्राम बनाना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, तो उसके लिए तो मुझे ज़रूरत होगी ना। मेरे पास है बोर्ड ऑलरेडी, सब है, मैं कभी आप लोगों को ना सेटअप दिखाऊंगा, अभी नहीं दिखाऊंगा, पहले कंप्यूटर, किसी दिन मैं आपको ये पूरा जो रूम है ना मेरा जहाँ पे मैं हूँ पूरा सेटअप दिखाऊंगा, कैसे कैसे सेटअप है, कैसे कैसे मैं करता हूँ, कितनी दिक्कतें होती हैं। ये अभी जो आप लाइट देख रहे हैं ना, लाइट नहीं है यहाँ, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, है ना, लाइट नहीं है, ये इन्वर्टर से चल रहा है, और इन्वर्टर भी नहीं कह सकते हैं, छोटी सी बैटरी है, कन्वर्टर है, उसके लगा रखा है मैंने, है ना, क्योंकि प्रॉब्लम यही होती है कि जैसे वीडियो बनाता हूँ तो लाइट कट जाती है तो प्रॉब्लम आ जाती है, इसलिए सब मैंने अरेंजमेंट किया ताकि लाइट भी कट जाए तो कोई दिक्कत मुझे ना हो। ये हो गया, फ़ोन मैंने दूसरा ले लिया था, फ़ोन की दिक्कत ख़त्म, स्टैंड 2 मेरे पास है ऑलरेडी, माइक मेरे पास 2 हैं, बोर्ड भी है ना, सब कुछ थोड़े थोड़े में है, जल्द ही हम शुरू कर देंगे सारी चीज़ें, तो टेंशन की बात नहीं है। कंजूस के घर मतलब व्हाट डू यू मीन गौरव राजपूत, व्हाट डू यू वांट टू से, आप क्या कहना चाहते हैं? हाँ तो भैया और बताइए, और कौन कौन है? शिवसागर, बाकी लोग कहाँ हैं? सबको बताया गया था लेकिन लाइव आया नहीं सब। कमेंट कर दीजिए अपना नाम एक बार भैया, नाम क्या, आप हाय लिख के भेजिए, नाम तो अपने आप आ जाएगा आपकी ईमेल आईडी पे, आप हैं कौन, पता तो चले लाइव में कौन कौन आ रहा है। अच्छा एक बात बताइए, मैं कुछ क्लास 10th वालों के लिए स्पेशल करने जा रहा हूँ, क्या बता दूँ? कमेंट कीजिए, फ़ायदा ही होगा, कमेंट कीजिए तब बताता हूँ, पहले देखो तो हो कौन कौन लाइव में। यस 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 अंश, यस यस सर, अंश आप शुरू से ही जुड़े हुए हैं, ठीक है। देखिए मैं ये सोच रहा था ना, जैसे जो साइंस वाला पोर्शन, मैथ का तो अलग मैं करवा ही दूंगा, उसकी दिक्कत नहीं है, मैथ का पूरा प्रैक्टिस करवा दूंगा। आकाश यस ठीक है भैया, बता रहा हूँ मैं, बिल्कुल बताऊंगा यार, नहीं कहोगे तब भी बताऊंगा, है ना, पढ़ाने के लिए मेरा एम ही है पढ़ाना, पढ़ाने में मैं कोई कंजूसी नहीं करता, ठीक है, मेरे लिए स्टडी फर्स्ट आती है। समझिए मैं ये सोच रहा था, जो साइंस है ना, जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सबसे मिला के जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आते हैं उसको मैं सॉल्यूशन करवा दूँ। सॉल्यूशन कैसे करवा दूँ?
जैसे एग्जाम में लिखा जाता है। जैसे कोई क्वेश्चन आ गया, ठीक है, मान लो आपको आ गया कि पाचन तंत्र के बारे में समझाइए, ठीक है, या आपको दे दिया कि ऊष्माक्षेपी अपक्रिया क्या होती है, या फिजिक्स से कोई सवाल दे दिया कि कोई वस्तु फोकस दूरी से दुगनी दूरी पर रखिए तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, किरण आरेख खींचिए। तो इन सबको एग्जाम में जब लिखेंगे तो लिखने का एक ढंग होता है, वो एग्जाम में लिखा कैसे जाएगा, कौन सी हेडिंग रहेगी, कौन सा डायग्राम रहेगा, उसके साथ मैं सोच रहा हूँ क्वेश्चन बाय क्वेश्चन करवा दूँ। उसके साथ फिजिक्स शुरू करूँ, केमिस्ट्री शुरू करूँ, बायोलॉजी एक साथ, मतलब जैसे पहले केमिस्ट्री शुरू कर दिया, फिर फिजिक्स शुरू कर दिया, फिर बायोलॉजी शुरू कर दिया, है ना। तो जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम में आते ही आते हैं बार बार, उस क्वेश्चन को मैं करवा दूं और क्वेश्चन को लिखित में आपको पीडीएफ के साथ दे दूं कि आपको लिखना, जैसे मैं पढ़ा के समझा दूं आपको बखूबी समझ में आ जाए, बिल्कुल लिखित में दे दूं कैसे एग्जाम में आपको लिखना है। समझ में आ गया? अब पारो बहुत मार, अब चिल्लाते थोड़ा बच्ची शोर कर रही थी ना, इस वजह से मैंने म्यूट कर दिया था। हाँ, तो मैं कह रहा था एग्जाम में आपको जैसे लिखना है बिल्कुल वैसे ही लिखित रूप में आपको प्रोवाइड करवा दूँ। क्या ये सही रहेगा? क्या ये कर दिया जाए? बोलिए। जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यूट्यूब पर उसको एक एक करके लिखित के साथ कैसे एग्जाम में लिखना है सॉल्व करवा दिया जाए। अगर हाँ तो यस लिख के भेजिए। यस सर। शिव सागर यस सर। आकाश कुमार यस। यस, ओके, करवा दिया जाएगा। और ये लाइव तो डेली चलेगा, लाइव जो 7 बजे चल रहा है वो डेली चलेगा, और जो मैंने अभी कहा है उसका वीडियो आएगा, कभी भी मैं बना के रख सकता हूँ, उसको अपलोड करके आपको सूचना दे दी जाएगी, ठीक है ना, बता दिया जाएगा। तो आप फिजिक्स की टेंशन छोड़ दीजिए, फिजिक्स क्या मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी साइंस की ही टेंशन आप छोड़ दीजिए, है ना, साइंस की टेंशन छोड़ दीजिए। तो मैं साइंस पूरा कवर करा दूंगा। बात आती है मैथ की। मैथ की जो मैथ का पोर्शन है ना वो अनसॉल्व अगर आप पूरा सॉल्व कर लिए ना तो टेंशन मुक्त हो जाएंगे। और अनसॉल्व सॉल्व करने से पहले आपको हर एक चैप्टर का जो क्वेश्चन है ना जो सॉल्व होता है उसके जो फार्मूले हैं वो फार्मूला याद होना चाहिए। और मैं किसी दिन एक वीडियो बनाऊंगा, ध्यान देना, 1.5 से 2 घंटे का होगा, लगभग 1 घंटे से प्लस ही होगा, ठीक है। मैं वीडियो बनाऊंगा 1 घंटे से प्लस होगा, उसमें जितने भी फार्मूले हैं चैप्टर 1 से लेके 15 तक जो भी कट गया उसको छोड़ के पूरे हर एक फार्मूले को बताऊंगा क्या क्या है फार्मूला। अब आप कहेंगे सर फार्मूला तो हम किताब से देख लेंगे, आपके बताने से क्या मतलब। मैं जो बताऊंगा किताब में जो है बहुत फर्क होगा, किताब में आपको लिखा हुआ मिलेगा, मैं फार्मूले को याद रखना सिखाऊंगा। आप किस टेक्निक से फार्मूले को याद रख सकते हैं ताकि फार्मूले आपको भूले ना, क्योंकि मेन यही होता है फार्मूला हमसे भूल जाता है या हम रट भी लेते हैं तो नहीं याद रहता। जैसे पहले एक वज्र गुणनखंड आता था तो वहाँ पे x/c2 c1 ऐसे ऐसे करके होता था, वो बिल्कुल ये जो चुटकियों में सॉल्व हो जाता है। तो मैं हर एक फार्मूला विधिवत ढंग से आपको याद करवा दूंगा, रटवा दूंगा। और जैसे ही आपको फार्मूला पूरा याद हो जाएगा वीडियो बनी रहेगी, आप कभी भी देखेंगे, एग्जाम टाइम में देख के रिवाइज करवा लेंगे। मैं सॉल्व करवा दूंगा डेली, जब एग्जाम करीब आ जाएगा तब मैथ को डेली एक सेट सॉल्व कराऊंगा ऐसे प्रैक्टिस सेट के माध्यम से। बस आपको केवल देखना मात्र है, सारी चीज़ें दिमाग में छप जाएंगी, गलती कहीं नहीं होगी। तो मैथ इस तरीके से हो जाएगा। और साइंस को मैंने बता ही दिया कि क्वेश्चन मैं करवा दूंगा। बच गया आपका इंग्लिश, इंग्लिश बच गई। इंग्लिश में देखिए मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं ग्रामर पढ़ा सकता हूँ, ग्रामर, नियम कानून, सेंट्रल आइडिया, कैसे पोएम लिखना है, कैसे आपको जो है किसी को एप्लीकेशन लिखना है, निबंध कैसे लिखना है, ये सब मैं समझा सकता हूँ। लेकिन जो मैक्सिमम आता है क्वेश्चन आंसर, मैं ये भी बता दूंगा कि कौन कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको कौन कौन सा याद रखना है पहले से ही, लेकिन याद करने की जिम्मेदारी आपकी। अब बताइए मैं उसमें कुछ कर सकता हूँ? अगर मैंने क्वेश्चन बता दिया कि आप ये क्वेश्चन याद कर लीजिए, ठीक है, जैसे मैंने कहा हु आज लेंचो, लेंचो कौन था, लेंचो कौन था, तो अब मैं उसको आंसर लिखवा सकता हूँ ना, लेकिन याद तो आपको ही करना पड़ेगा ना। तो क्वेश्चन में बता दूंगा, उसको रटने का काम आप कर लीजिए, बाकी चीज़ें मैं सिर्फ बता सकता हूँ, ठीक है। आप वो सीधे बाइक से जाओगे तो तेल लगेगा, इसी के बारे में है कंजूस। आप हो सीधे बाइक से जाओगे तो तेल लगेगा, इसी के बारे में है कंजूस का घर।
अरे भैया, अच्छा प्रदूषण के बारे में आप बात कर रहे थे, जो क्वेश्चन हम कर रहे थे, क्या ज़रूरत है बाइक से जाने की? मैं तो स्कूल भी साइकिल से जाता हूँ, पास होता तो पैदल ही चला जाता, पास में ही है, मैं घर से निकलता हूँ 10 मिनट में पहुँच जाता हूँ। क्या ज़रूरत है बाइक लेने की, है ना? जो काम इजीली हो सके वहाँ नहीं। देखिए मैं सीधा समझता हूँ, अगर आप साइकिल से कोई काम कर सकते हैं तो बाइक से जाने की ज़रूरत ही नहीं है आपको, बिल्कुल नहीं है, है ना? कभी मूड बना चले गए, ऐसी बात नहीं है, ठीक है? तो मैंने बता दिया, साइंस में करवा दूंगा, मैथ करीब आएगा तब करवा दूंगा, अब बाकी इंग्लिश को बता दूंगा। अब आप ये मत कहना सर हिंदी और जो आपका बच गया क्या कहते हैं SST, जो भी होगा, इतिहास भूगोल, हाँ उसमें एक चीज़ देखिए, जो सामाजिक विज्ञान आपका होता है ना, मैप, मैप भरने के लिए आता है। मैं एक वीडियो बनाऊंगा, एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैप में जो राज्य होते हैं ना, उस राज्य को याद करवा दूंगा। 25 से 30 मिनट का वीडियो होगा, जिसमें आपके दिमाग में छप जाएगा कि कौन सा राज्य कहाँ है, गुजरात कहाँ है, मध्य प्रदेश कहाँ है, छत्तीसगढ़ कहाँ है ना, नेपाल कहाँ है, चाइना कहाँ है, हमारे करीब में भाई। अगर हम इंडिया के पढ़ रहे हैं राज्यों को, तो पड़ोसी को भी तो पढ़ना पड़ेगा कौन कहाँ है, इतना तो पता रखना पड़ेगा। आप कहीं बैठे हो तो अगल बगल कौन है आपकी, ये भी तो नज़र रखनी पड़ेगी ना। तो ये सारे मैं चुटकियों में याद करवा दूंगा, बस 25 से 30 मिनट की क्लास होगी, दिमाग में छप जाएगा आपको कौन सा राज्य कहाँ है, तो ये इतना करवा दूंगा। बाकी मैं सामाजिक विज्ञान और हिंदी हिंदी पढ़ाता नहीं जी, ऐसा नहीं पढ़ा नहीं सकते, पढ़ाते नहीं, आदत नहीं है। ज़्यादातर साइंस ही, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हो गया, मैथ हो गया, इंग्लिश हो गया, ये रेगुलर चला आ रहा है। हम क्लास 9th के हैं, ठीक है भैया, 9th के हो, अच्छी बात है, आगे तो 10th में ही जाना है, आगे तो 10th में ही जाना है, तो काम तो आएगा ही आएगा, ज्ञान कहीं से भी मिले ले लिया कीजिए, ठीक है? काफ़ी समय हो गया, क्वेश्चन तो हो गया। देखिए बातचीत में बाद में इसलिए करता हूँ ना, कि जैसे जो मुझे करवाना था 2 सेट मैंने करवा दिया बढ़िया से समझा के, पढ़ाई का काम हो गया। अब बातचीतें हो सकती हैं, जिसको नहीं पसंद आ रहा वो जा सकता है, क्योंकि पढ़ाई वाला काम, इसलिए मैं कहता पढ़ाई वाला काम पहले, मोस्ट इंपॉर्टेंट पढ़ाई, पढ़ाई हो गई, उसके बाद बातचीत भी जरूरी है। हाँ कैसे हैं आप, कैसे नहीं हैं, है ना, क्या क्या हमको आगे करना है, प्लानिंग होती है, ये सारी चीज़ें, ठीक है? तो सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है? अब ना बतावा, अब रहा था थोड़ी देर, वो लाइट आ गई है ना, इन्वर्टर चल रहा था तो उसको चेंज करना पड़ेगा स्विच, ठीक है? और ये जो लगा है ना, ये पैनल से चार्ज होता है, तो धूप तो आजकल हो नहीं रही है, इस वजह से बचा के रखना जरूरी है, ठीक है? ओके ठीक है, तो काफ़ी समय हो चुका है, तो फिर चलें, आप सभी खाए पी रहे होंगे, जाइए खा पी लीजिए। और एक चीज़, डेली इवनिंग में 7 PM आना ना भूलें, जो भी क्लास में है, बहुत डबल हो गया है, बहुत डबल हो गए, बहुत डबल हो गए हैं, हाँ भैया हो गए हैं, ठीक है, हो गए हैं, क्या किया जाए, हो जाएगा फिर सही, ठीक है? तो डेली आपको आना है कितने बजे, 7 बजे, 7 बजे आना ना भूलें, डेली 7 बजे। केवल नॉलेज की बातें होंगी, काम की बातें होंगी, पढ़ाई की बातें होंगी, और बाकी जो मैंने कहा क्वेश्चन वो करवाता रहूँगा, ठीक है? जो भी मेरा आगे का प्लान होगा उसको भी मैं बताता रहूँगा, ओके ठीक है? फिर चलते हैं, गुड नाइट, गुड नाइट, बाय बाय सबको। शिव सागर गुड नाइट सर, गुड नाइट। और शिव सागर टाइम से आ जाना कोचिंग, लेट करते हो, ठीक है? कोचिंग से टाइम से आया करो सुबह, ओके? आकाश कुमार गुड नाइट, गुड नाइट भैया, गुड नाइट, यस सर, हाँ टाइम से आइएगा, ठीक है? ओके अंश गुड नाइट सर जी, गुड नाइट, गुड नाइट सबको, गुड नाइट, गुड नाइट एवरीवन। तो चले, ओके बाय बाय सबको।